Blueprint Studio. नमस्कार, धन्यवाद उमेश सर। मैं मनीषा डोंगरे, तालुका वलसाड सर, आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज फोरम में बुधवार एमवीपी सेशन पूरे भारत से यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं एमसीएल के विलेज प्रोजेक्ट एमवीपी इस विषय को समझने के लिए। और इस वेबिनार का लक्ष्य है कि इस सेशन के खत्म होते हुए हमारी मन में जितनी भी शंकाएं हैं एमसीएल ऑर्गेनाइजेशन के एमवीपी बिजनेस मॉडल को लेके, वो सारी शंकाओं का हम निरसन हो जाएगा, इसकी आशा करते हैं। ओके, तो एमवीपी क्या है, इसका ये मुनाफा कैसे देगा और इसका भविष्य क्या है, हम इसके बारे में इस सेशन में जानेंगे। आज जितने भी युवा है, अगर इस सेशन से जुड़े, मैं अगर उससे सवाल पूछी कि दुनिया की प्रोग्रेस लिस्ट में भारत कहाँ खड़ा है, तो शायद हम सकारात्मक नकारात्मक सभी तरह के जवाब मिलेंगे। पर आज दुनिया का हर विकसित देश भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इसकी पॉपुलेशन के वजह से। और क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया के इतिहास में पूरा टाइम सबसे बड़ी इकोनॉमी रहा है। दुनिया की किताबों में भारत पहली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, यानी लगभग ये 1500 वर्षों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। पर हम अपने पुराणों से ये जानते हैं कि हम प्राचीन युग में भी शिक्षा, वास्तुवाद, अर्थतंत्र, ये सभी में इतने प्रगत थे कि सारी इस अवधि के दौरान बाकी की सारी सभ्यताएं अभी भी जंगली थी और हमारा जीडीपी 25 से 30% का था। ओके, ये 700 वर्षों में हमने मुगलों के अत्याचार देखे, हमले देखे, को भी देखा, बट अंग्रेजों के 400 साल मुगलों के इन हमलों से कई गुना विनाशकारी साबित हुए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का भारतीय समाज और संस्कृति की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत के लोगों में हीनता की भावना बिठा दी, इस समाज का आत्मविश्वास तोड़ा, पारंपरिक प्रणालियां, कृषि, हस्तशिल्प और शिक्षा खत्म कर दी और आर्थिक शोषण किया। और आज हम देख रहे हैं कि सोने की चिड़िया भारत आज 2 से 3% का जीडीपी पे रह गया है। ओके, इतना प्रगल्भ इतिहास क्यों था भारत का? उदाहरण के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसे इतिहासकार और अर्थशास्त्री तीर्थंकर रॉय, ये जो है हाल ही में ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर है। उनके अभ्यास के अनुसार 16वीं शताब्दी में भारत की प्रति व्यक्ति जो आय हुआ करती थी वो $1250 थी, यानी लगभग 1 लाख रुपए भारत की जीडीपी इतनी थी कि मतलब हर एक व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए थी उस वक्त। जो आज की हम अगर तुलना करें तो ये सिर्फ किसकी वजह से था? ये सिर्फ संपन्न कृषि और व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था की वजह से था। ओके, और जो गांव है ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16वीं शताब्दी में भारतीय गांव में उनकी उन्नत कृषि के तरीके के लिए ही जाना जाता था। गांव ही वाणिज्य और व्यापार का केंद्र हुआ करता था, जहां बाजार लगते थे। भारत में पशुपालन, हस्तकला, उत्पादन की समृद्ध परंपरा थी। भारत में गाय, बकरी, भेड़े, ऐसे ऊंट, ऐसे कई पालतू जानवर की विविध श्रेणियां थी। हस्तकला उत्पादन में भी महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां कारागिर वस्त्र, मट्टी के बर्तन और धातुओं के काम सहित कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। ओके, आगे देखते हैं। कृषि से इतना संपन्न भारत देश खाद्यों में पूरी तरह से स्वयंपूर्ण था और आत्मनिर्भर था, और सारा बचा हुआ जो बहुत कुछ बच जाता था वो निर्यात करता था। जैसे कपड़ा, मसाले, कीमती पत्थर, ये सामान मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों में बहुत कीमती था, और इसीलिए भारत के व्यापारियों से सोने के और चांदी के एवज में लेते थे। मसालों के बदले सोने चांदी लेते थे। ओके, सोने हीरे की इस भरमार की वजह से हमारे देश सोने की चिड़िया बोला गया। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। हमारे गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है। इस मंदिर को 17 बार लूटा गया। 11वीं सेंचुरी से मोहम्मद गजनी से लेके 17वीं सदी के औरंगजेब तक इसे तोड़ा गया, लूटा गया। पर मुगल लूट लेते थे और हम फिर से बना देते थे। तो आप समझेंगे कि भारत का इतिहास कहाँ जाता है।
अब एमसीएल एक ऐसी संगठन है जिसने सोचा कि हमें हमारा इतिहास फिर से दोहराना है, वही सुजलाम सुफलाम जो राज्य है वो फिर से स्थापित करना है, और ये संगठन पूरे जान से अपने सपने को लेकर कार्यरत है। आइए जानते हैं एमसीएल क्या है। एमसीएल का पूरा नाम मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, 2012 में ये कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड हुई थी। जैसे कि नाम से पता चलता है, हम साफ सुथरा ईंधन बनाते हैं। इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर श्री श्याम घोलप सर जी ने, जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री तो हासिल की स्त्री रोग विज्ञान में, पर उनका देश के प्रति जुनून जो है वो उनको सिविल सर्विसेज में ले आया। आज डॉक्टर सर मुंबई के सबब के डेप्यूटी कलेक्टर है। निजी जीवन में उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी एक यूथ सपना देखता है। डॉक्टर की डिग्री, सरकारी नौकरी, देश की इकोनॉमी, बट फिर भी इसके अलावा भी देश की इकोनॉमी बदलने की उनको ज़रूरत महसूस हुई, तो इसलिए उन्होंने ये कंपनी की स्थापना की। इसके साथ हम देखते हैं कि हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर लवेसर जाधव, ये उनके बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की डिग्री ली, इमरजेंसी मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट और इंडो यूएस फेलोशिप दिल्ली से उन्होंने पूरा किया। जैव ईंधन की अलग अलग परियोजनाओं में उनके पास 18 साल का व्यवहारिक ज्ञान है, वो बहुत प्रेरक वक्ता भी है। दूसरे हैं हमारे प्राची ढोले मैडम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये जवाहर दर्डा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इन्होंने टेक्नोलॉजी में बीटेक पूरा किया और फिर पेट्रोलियम में स्पेशलाइजेशन किया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम से। उन्होंने एमटेक किया है। अच्छा, इन सब की नींव रखने वाली और सभी पुर्जों को एक साथ जोड़ने वाली हमारी मीरा आई चेयरमैन है हमारी। तो ये सभी फाउंडर्स जो है, इनके अलावा एमसीएल की ये सभी फाउंडर जो है, आज के तारीख में कुछ डायरेक्टर्स की कंपनी नहीं बची है। ये भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, ये इस कंपनी के पुख्ता फाउंडेशन बन गए हैं। इन्होंने एक विचारधारा की शुरुआत की कि एमसीएल से जुड़े सभी लोग एक बड़े परिवार का हिस्सा है। इन प्राइम मीडिया के अलावा एक बहुत बड़ा एमसीएल का ऑफिशियल पैनल है जो इस व्यवस्था का इंजन है। ओके, हमारा विजन है हमारी कंपनी का कि ये सब को मिला के, हम सब मिलके 2030 तक हमारे भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। सिर्फ देश की ही नहीं तो जरूरत पूरी करे। मिशन है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। 200 सालों में मानव जाति ने टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा विकास किया है, पर किस कीमत पर? हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य ही दांव पे लगा दिया है। अगर हम हवा, पानी और जमीन को प्रदूषित करके विकास करेंगे तो ये सतत विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होगा जब ऊर्जा की जरूरतें पूरा करते हुए पर्यावरण पे बुरा प्रभाव ना डाले, हमारे आने वाली पीढ़ियां अच्छे माहौल में पड़े, पौष्टिक खाना मिले, उनके जीवन में उनकी पूरी क्षमता के वो पा सके, उसको ही हम कह सकते हैं सस्टेनेबल विकास। अब ये सब कैसे मुमकिन है? ये सारे विजन मिशन की संभावनाएं कैसे मुमकिन है? तो एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट से। ये प्रोजेक्ट गांव के ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो सिर्फ अपने व्यवसाय के फायदे के लिए ना सोचे और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी समझे। ओके, एमवीपी जो एमसीएल का सबसे बेसिक अविभाज्य घटक है, उसका विजन होना चाहिए कि देश के जैविक ईंधन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में एमसीएल की मदद करे, एमसीएल के साथ हो। एमवीपी का मिशन होना चाहिए कि एमसीएल एक मूल्य श्रृंखला बना रही है कि हमारे अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सतत विकास की ओर ले जाना चाहती है। तो यह मिशन अपने गांव में उसी ताकत के साथ वो विकसित करे और आगे बढ़ाए। कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीएल के आचार संहिता, ये 3 नियमों पर आधारित है: नवाचार, पर्यावरणवाद, देशभक्ति और देशभक्ति। आज एमसीएल के साथ आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन गुणों के चलते कुछ नया ढूंढते हुए एमवीपी के मीटिंग में आज बैठे हैं। भारत के बच्चे में नवाचार कूट के भरा है। आज अगर हमारे बच्चों को सही माहौल और व्यक्त होने की आज़ादी मिले तो इनोवेशन में हम भी किसी से कम नहीं।
ओके, हमारी मौजूदा जितनी भी समस्याएं हैं उसका हल हमें ग्रंथों में मिल जाता है। हमारे ऋषि मुनि पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक थे। आज भी उन्हें कहानियों और मतलब उनके कहानियों और संस्कारों की वजह से ही हम पर्यावरण के ज्यादा नजदीक है। एक अच्छा उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे ऋषियों ने समझ लिया था कि पीपल का पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको पृथ्वी पर अगर बचाना है तो कौवे को बचाना होगा। कौवे की विष्ठा से निकले पीपल के बीज ही फलित होते हैं। ये साइंस समझने के बाद उन्होंने कौवों का प्रजनन काल में श्राद्ध जैसी विधियों की साथ में प्रचलित कर दिया। तो थे ना हमारे साधु पर्यावरण के रक्षक। हमारे बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात है। ये देशभक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है। पर देशभक्ति वो भी होती है कि हमारे समाज के लिए, हित के लिए हम कुछ काम करें और उसके काम के लिए लायक बने, कुछ एक्टिवली करें। ये भी एक समाज सेवा है। ये हमारे आचार संहिता है। अब एमवीपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उन्हें क्या करना होगा? उनके पहला उद्देश्य उनका जो है, एमवीपी से जुड़े हर गांव के व्यक्ति को अतिरिक्त 8 से 10,000 एमसीएल से, मतलब एमसीएल के बिजनेस मॉडल से जाना चाहिए। दूसरा, रोजगार को बढ़ावा। पेंडेमिक में बड़ी मात्रा में कई लोगों ने अपने घर के लिए सफर तय किया, अपने गांव चले गए। इस बड़े पैमाने पर पलायन के वजह से इन श्रमिकों के लिए इतनी चुनौतियां पैदा कर दी, इतनी कठिनाइयों से वो घर पहुंचे और कुछ तो पहुंच भी नहीं पाए। इन सबको देखते हुए अगर आपको अपने तहसील में ही रोजगार मिल जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी उस वक्त। ओके, हम हमेशा ही खेती में बहुत आगे रहे हैं, तो खेती का एक सुनहरा इतिहास है। आज हम गलत तरीके से खेती कर रहे हैं, उसको रोकथाम करना, उसको संगठित करना, पोषक खेती की तरफ हमें कदम उठाना है। ये भी उनके कामों में आता है। हमने दुनिया को पशुपालन सिखाया है, पर आज हमारा गोवंश रास्ते पे प्लास्टिक खाने में मजबूर है। इस तस्वीर को भी हमें बदलना है। स्थानीय हस्तशिल्प जो हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, उसे फिर से उत्थान पे लाना है। पारंपरिक कौशल और तकनीक जो अभी सुरक्षित है, उसे हमें बढ़ावा देना है। ऐसे गांव या क्षेत्र है जहां गर्मी के दिनों में हफ्ते में या 15 दिन में एक बार पानी आता है। उस वक्त जिंदगी पानी के आसपास रुक जाती है। एक बहुत बेसिक जरूरत है पानी। अगर ना पूरी हुई तो किसी भी तरह का विकास उसके सामने एकदम फालतू नजर आता है। हर गांव में पानी का संवर्धन एमसीएल एमवीपी का उद्देश्य है। हर गांव जैविक, ये बहुत ही अत्यावश्यक समय की जरूरत है। हर खेती जैविक हो, ये हमारा ध्येय है। इसके तहत समय पर बहुत सारे आयाम सामने आएंगे, उसी के तहत काम करना है। हमने अपना गांव कार्बन न्यूट्रल बनाना है। पहले समझते हैं कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से हम तो लड़ ही रहे हैं और कहीं अत्यधिक मौसम की स्थिति जैसे कि सूखा, गर्मी की लहरें, भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन लगातार हो रहा है और इस सब की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड हम जितनी मात्रा में हवा में छोड़ रहे हैं, उतनी मात्रा में उस पे पेड़ उसे सोख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मानव आज जंगल भी तबाह कर रहे हैं। तो हम अपने नेपियर घास से कार्बन न्यूट्रल ही नहीं तो कार्बन नेगेटिव गांव बनाएंगे, जो जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से जैविक ईंधन में बदल देंगे। ओके, हमारी जनरेशन ने प्लास्टिक नामक अति विकास जो किया है, तो तब से हमने इस बहुआयामी प्लास्टिक के अवशेषों को मछली से लेके माँ के दूध तक पहुंचाया है। हमें समझदारी से हर गांव को शून्य कचरा में तब्दील करना है। चाइना ने जो भारत के गली गली में अपना पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट पहुंचाए, गाड़ी के टायर से लेके हमें पहनने वाले कपड़े भी सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। फेंके जाने पर इन्वायरमेंट में जमीन, हवा, पानी को खराब करता है। ये सारे सिस्टम को हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से बदलना है।
हमारा भारत खंड इतना विशाल है और जैव और जलवायु विविधता में भी बहुत विविधता है। तो वही प्रॉब्लम को हम ग्लोबल मार्केट से नहीं सुलझा सकते। वहाँ की समस्या वहाँ का लोकल इंसान समझ सकता है और सुलझा सकता है। तो हर तालुके को इनोवेटिव सोच से समाधान कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ समर्थन और संसाधनों की, जो हमारा MVP मॉडल प्रोवाइड कर सकता है। ओके भारतीय गांवों में स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत की जनगणना के अनुसार केवल 33% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय है। उचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती है। कई गांवों में खुले में शौच करना अभी भी एक आम बात है। केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के लिए भी हमें इसे सुधार लाना है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उनमें से ऑलमोस्ट 97.5% जो पानी है वो खारा है, और केवल 2.5 पानी मीठा है। हालांकि उस 2.5% पानी में से भी मानव के उपभोग के लिए सिर्फ 0.3% पानी ही उपलब्ध है, क्योंकि बाकी सारी ग्लेशियर्स में, बर्फ की टोपियों में और जलभृतों में बंद है। हमें सिर्फ 1% से भी कम पानी उपलब्ध है। आपको नहीं लगता कि हमारे जो बचे जल स्रोत है, नदियां है, हमें इसे खराब नहीं कर सकते, हमें इसे बढ़ाना है और हो सके तो संभालना है। एक छोटा सा प्रयास, जैसे कि भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां पानी के स्रोतों में बहाने के बजाय अगर मिट्टी के गणेश बनाए जाए और बिना केमिकल रंगों की मूर्तियां की मांग करें तो बड़ा बदलाव आ सकता है। उसी तरह बहुत सारी चीजें हमें अपने गांव में लानी है। ओके हर एक जोन इकोसिस्टम पृथ्वी के लिए हमारे अलग अलग अंगों की तरह है। तो अमेज़न का जंगल बहुत विशाल है, और भारत में इसी दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। भारत में आसाम में एक मौजूली डिस्ट्रिक्ट में मोलाई फॉरेस्ट है जो सिर्फ 5 किलोमीटर वर्ग का है। एक छोटा सा जंगल अगर खत्म होने से आपको क्या लगता है, कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर, कि वहां के वन विभाग ने भी जंगल की जमीन का टुकड़ा छोड़ दिया था। जाधव पेइंग एक ऐसा नाम है जिन्होंने मरते हुए जानवरों को दुख को देखा और उनको बहुत बहुत तकलीफ हुई उससे। कई रिक्वेस्ट करने के बाद जब वन विभाग ने कोई मदद नहीं की तो उन्होंने अकेले ही बाम्बू के जंगल बनाने के लिए निकल पड़े, और 30 साल की मेहनत से आज वहां के एक छोटा सा जंगल बना दिया है जिसको कहते हैं मोलाई फॉरेस्ट। आज वो बंगाल टाइगर्स, इंडियन जो हमारे राइनोसोरस है, 100 तरह के हिरन, खरगोश, बंदर, कई वैरायटी के पंछी और लगभग 100 हाथियों के साथ कई विलुप्त हुए प्राणियों के घर है। ऐसा कोई भी छोटा सा भाग अगर हमारे तहसील में, हमारे गांव में आता है तो हमें उसे बचाना है। MVP बिजनेस को मॉडल को हम समझते हैं कि अगर इसको समझना है तो ये किस सेक्टर में काम करता है, हम उस बिजनेस सेक्टर को समझना होगा। हम रिन्यूएबल ऑयल और गैस सेक्टर में काम कर रहे हैं। बहुत ही नया और उभरता हुआ सेक्टर है ये, और इसे मौजूदा ईंधन के सेक्टर से हमें बदलना है। ओके हम पहले पिछले स्लाइड पे जाते हैं। ये जो सेक्टर है इसके बारे में थोड़ा मैं कहना चाहूंगी। ऑयल और गैस सेक्टर इतना विशाल और विस्तरित व्यापार है कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, बट यहाँ पे युद्ध होता है। हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हुआ था, और पास्ट में इसके पहले भी जो कई युद्ध हुए हैं वो तेल के भंडारों के लिए हुए हैं। भारत इस चालू वर्ष में 119 बिलियन डॉलर का तेल खरीद चुका है। अब ये 119 जो बिलियन डॉलर होते हैं वो इंडियन रुपीस में अगर हम कैलकुलेट किए जाए तो 1 खरब 19 अरब डॉलर होते हैं। तो पिछले साल ये 62 बिलियन डॉलर का था। इसका मतलब है आज हमने दुगना तेल खरीदा है। ये पैसा सर इतना है, समझ लीजिए कि एक साल अगर हम तेल आयात नहीं किया तो एक छोटा सा देश खरीद सकते हैं। कई देशों की इकोनॉमी 100 बिलियन डॉलर से भी कम की होती है। ये पैसा हम कितने कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सड़कें, बिजली, पानी, टेक्नोलॉजी, कुल मिलाकर बहुत बड़ा पैसा हम बचा सकते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। जैविक खेती और जैविक खेती के जो पदार्थ होते हैं ये तकरीबन 100 सालों से जो हम केमिकल उपज खा के अब हम समझ गए हैं, हमें पता चल गया है कि सारी बीमारियों का घर यही है। कुछ मुख्य जैविक उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, फल
जो है ऑलरेडी भारत बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। ये विश्व भर में इसकी बहुत मांग है। इस सेक्टर में निवेश भी बहुत तेजी से हो रहा है। आज हमारे यहाँ पे सिक्किम जैसा जो स्टेट है तरह से जैविक खेती, पूरी तरह से जैविक खेती कर रहा है। वो लोगों के सेहत में उल्लेखनीय बदल कर रहा है। हम इस क्षेत्र को एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ा सकते हैं। तीसरा बड़ा सेक्टर जो हम कवर कर सकते हैं वो है पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद। पहले इसमें इतने प्रोडक्ट आते हैं सर कि हमारे कपड़े से लेके पेन तक, अमोनिया, यूरिया, रंग, सभी तरह के एंटीबायोटिक दवाइयाँ में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये सारे जब इस्तेमाल करने के बाद पर्यावरण में फेंके जाते हैं तब कई सालों तक वो ना गलते हैं ना नष्ट होते हैं, बस प्रदूषण करने का कारण बनते हैं। इन सारे प्रोडक्ट को हम अपने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से बदल सकते हैं और इसे बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, इस सारे व्यवस्था की शुरुआत होती है ग्राम पंचायतों से, क्योंकि हमारा हमारा जो पूरा भारत है वो गाँव में बसता है। ये जो 3 सेक्टर मैंने बताए ये लगभग सारी ही भारत की इकोनॉमी कवर करता है। ये सारा पैसा इतना है कि हम किसानों के घर में दे सकते हैं और हमारा MVP के जरिए ये जाएगा। MCL ने ग्राम पंचायत को सोच के ही सारी बिजनेस की रचना इस तरीके से की है कि ग्राम पंचायत से ही गांव का पूरा कार्यभार संभाला जा सके। इसकी उन्नति और समृद्धि इस यूनिट से ही काम कर सकती है। ओके, MVP ही व्यापार की सारी गतिविधियों से ग्राम की सारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और उसको संभालेगा। ग्राम पंचायत गांव की सारी जरूरतों का भी ध्यान रखेगा। हर एक गांव की जरूरतें अलग होती है तो वो समझेगा और वहां पे काम करेगा। आने वाले समय में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संरचनाएं वो कोई भी या तो बिल्डिंग हो या तो इंसानों का नेटवर्क हो, इसमें सारा इन्वेस्टमेंट जो MCL करेगा वो MVP के जरिए ही करेगा और उसको ध्यान में रखे करेगा। अब समझते हैं कि फंक्शंस क्या है, इसके बदले में MVP को क्या करना होगा और उसका योगदान कैसा रहेगा। सबसे पहले तो उसको करना है बायोमास की फार्मिंग, क्योंकि MVP ट्रेनिंग सेंटर जैसा ही कार्य करेगा। तो अपनी खेत में खुद नेपियर घास की 2 एकड़ में डेमो खेती उसको करनी है। वैसे तो सभी प्रकार का कचरा बायोमास हम इस्तेमाल करेंगे, पर बड़े पैमाने पर हमारी बायोमास की जो जरूरत है वो नेपियर ही पूरी कर सकता है, तो इसको डेमो फार्मिंग करनी है। दूसरा, हमें जैविक खेती का प्रमोशन भी करना है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि जैविक खेती में भी हमें नेटवर्क बनाना है। हेल्थ का तो फायदा है ही, बट ये इसकी ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज हमारे देश में कैंसर पीड़ित बढ़ रहे हैं। पंजाब का हर एक घर जैसा कैंसर पीड़ित मतलब है, वैसा देश का हर घर हो सकता है अगर केमिकल की खेती को हमने जल्दी ही नहीं रोका तो। तीसरा है, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के उपयोग का बढ़ाना है और उत्पादन और प्रमोशन करना है। हमारा हर एक गांव प्लास्टिक मुक्त करना है। आज भारत का गोवंश दुनिया भर में बेचा और खरीदा जाता है। सालों पहले कई विदेशियों ने यहाँ से गोवंश लेके उसका पालन पोषण किया और आज हमारे गांव में जो हमारा खुद का देशी गोवंश है वो प्रजातियां लुप्त हो रही है। इसका दूसरा पहलू मैं और एक बार कहना चाहूंगी कि भारत में दूध की मांग बढ़ रही है बट सप्लाई बहुत कम है, जिसके कारण लोग नकली दूध बना के बेच रहे हैं। इसके आंकड़े बहुत बेचैन करने वाले हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि भारत इस समय 17 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहा है, पर देश में 64 करोड़ टन दूध बेचा जा रहा है। ये जो 47 करोड़ दूध आता कहाँ से है? जो शैम्पू, यूरिया, स्टार्च, कलर मिलाकर नकली दूध बनाया जाता है, हमारे पेट में ही जा रहा है। MVP जो पोटेंशियल मार्केट है ये करोड़ का है। इससे हम अपने गांव को डेवलप कर सकते हैं। ओके, असेसमेंट करना है पोटेंशियल हैंडीक्राफ्ट का। आपने अपने भाग में लोकल कलाकारों को बढ़ावा देना है। इससे ग्लोबल मार्केट तक लेके जाना है। हमारे कलाओं का कोई कंपटीशन नहीं है, इसकी पहचान करनी है और MCL का सपोर्ट वहां तक पहुंचाना है। इसके अलावा कई खेती के उत्पादन ऐसे होते हैं जो एक विशिष्ट जगह पर ही मिलते हैं, उसको समझना है। ये तस्वीर एक अलगी स्पिरुलिना की खेती की है। ये पोषण भरी अलगी सिर्फ खा ही नहीं सकते, तो इसका तो हम ईंधन भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझना है।
हर एमवीपी अपने यहाँ डेमो फार्मिंग में 2 एकड़ में डेमो फार्मिंग लगाएगा और लोगों को अपने फार्म में विजिट करा के उनके डाउट दूर करेगा। सारे किसानों को वहां प्रशिक्षण भी देना है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, इनिशियली किसान को लगने वाला सारा जो रॉ मटेरियल है वो एमवीपी के यहाँ से उपलब्ध होगा। हाँ, जब किसान हमारे लिए घास उगाएगा और बाद में फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाएगा तो वो सारा माल एमवीपी लेगा और स्टोर करेगा। अलग अलग खेती के उपाय प्रकार भी मतलब एज अ गांव में आप रहते हैं वहां पे आपको पता होगे, तो इस तकनीक पर भी हमें काम करना है और कुछ अगर इनोवेटिव आपके गांव में होता है तो एमसीएल आपको उसके लिए प्रोत्साहन देता है। गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी बॉडीज है जो किसानों के लिए काम कर रही है, तो हमारे लिए मतलब उसकी कई जानकारी आम जनता को नहीं है। इस सभी का फायदा ग्राम पंचायत को कैसे हो सकता है, इसका पूरा कोऑर्डिनेशन एमवीपी वहां पे करेगा। लोकल मार्केट में क्या बिकता है, गांव के मार्केट की क्या मांग है, उसकी क्षमता और स्थिति क्या है, अब क्या बेचा और खरीदा जा सकता है, इसका मूल्यांकन भी उसको करना है। जैसे हम पहले भी देखा कि हमारी कला की वस्तुएं विदेशों तक पहुंचाना है, इसलिए हमें कुशल श्रम शक्ति को पहचानना है। और दक्षिण भारत में अभी कई जनजातियां बची हुई है, हमें उसे विलुप्ति तक नहीं लेके जाना है। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं ऐसी कई जनजातियां अभी भी बची हुई है। आज के तारीख में इनसे ज्यादा कोई जंगलों से प्यार नहीं करता। ये नेचर के सबसे पास ऐसे मानव है जो अभी लालच के जंगलों से दूर है। इनके पास आज भी जंगलों का बहुत अच्छा नॉलेज है। उनमें बस इस जनजातियों द्वारा ही उसका संवर्धन होना चाहिए, क्योंकि जब आधुनिक मानव जंगल की ओर रुख करता है तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो हर एक गांव अपने ऐसे प्रभाव को पहचानता है और हमें उनको हेल्प करना है। हर एमवीपी ये कर सकता है। ओके, इसके अलावा हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, अपना टाइम अपने पैसे लगा के देश की मतलब एक तरह के देश की सेवा ही कर रहे हैं, अपने तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सामाजिक ऐसी गतिविधियों को समझना है और बढ़ावा देना है। ये सब करने का एमसीएल का एक तरीका है और उसको हम कहते हैं सैटरडे सेशन। हमारे हर एक एमवीपी को अनिवार्य करना होता है। हम हर हफ्ते गांव के एक दिन को नियम से किसी भी विषय पे, जैसे पर्यावरण है, एमसीएल बिजनेस का मॉडल है, इस संदर्भ में चर्चा का आयोजन करना है। गांव में जनमत से कोई भी एक दिन और जगह तय करनी है और हर हफ्ते उसी दिन उसी वक्त पर हमें वहां पे पहुंचना है और वहां पे एक चर्चा सत्र आयोजित करना है। आने वाले किसी भी दिन में इसमें खंड नहीं होना चाहिए, भले ही 2 लोगों के साथ भी करना पड़े पर हमें इसे करना है। ओके, इसके अलावा अपने गांव में हर विषय पे ओके औषधि और सौंदर्य प्रसाधन, बहुत सारे आमतौर पे उपयोग किया जाने वाले पौधे की पहचान करें। ऐसे लोग हमारे गांव में मिल ही जाएंगे जो इसका ज्ञान रखते हैं, तो हमें, और वो बहुत अच्छी दवाई भी तैयार करते हैं, तो हमें उसे बढ़ावा देना है, हमें उनको सपोर्ट करना है। इसके अलावा जो भी कुछ बचता है गांव की, किसी भी गांव की अगर कोई स्पेशल नीड है, कोई स्पेशल जरूरत है, तो हम उस एमवीपी वहां पे सपोर्ट करेगा। ये सारा जो एमवीपी का कार्य है, एमसीएल इसको कैसे सपोर्ट करेगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, एमवीपी जो है वो एमसीएल का पार्टनर है और एमसीएल एमवीपी को ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे आप अपने गांव से जुड़ के पूरा सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा आपको अपने ग्राम पंचायत में एक आत्मनिर्भर व्यवसायी, एक कारोबारी बनना है जो अपने कार्य को खुद करने में सक्षम होगा और एक उदाहरण बनेगा। उसके लिए पूरी हेल्प तो कमिसल करेगा ही। एमसीएल एमबीपी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी तैयार कर चुका है, जहां जो टाइम टू टाइम आपको वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। एक प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग यूनिट कृषि में कितना आवश्यक होता है, ये सभी जानते हैं। एमसीएल आपकी पूरी तरह से इसमें मदद करेगा।
एक आधुनिक भंडारण और उसके मैनेजमेंट के लिए भी MCL MVP के द्वारा करेगा। और MVP हर हफ्ते ट्रेनिंग और गाइडेंस के लिए MCL ने पूरा एक सिस्टम बनाया है। इसके तहत उसको जुड़ना है, उसको सीखना है और उसे अपने गांव में इम्प्लीमेंट करना है, उसको बढ़ावा देना है। मार्केट में क्या ट्रेंड्स है उसके बारे में MCL आपको सिखाएगा, पूरी तरह से असिस्ट करेगा। कृषि में हमारे उत्पादन में तकनीकी मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये कार्यकुशलता के लिए तकनीकी सलाह भी प्रदान करेगा। ओके, MCL आपको अपने गांव को हर तरह से एक स्वयंपूर्ण गांव बनाने में मदद करेगा। आपका निश्चय भी होना चाहिए कि अपने गांव को समृद्ध बनाना है, ये आपकी तरफ से भी होना चाहिए। आइए चलिए अभी देखते हैं कि MVP का इनकम पोटेंशियल क्या है, वो कितना कमा सकता है। तो इसको थोड़ा विस्तृत में जानेंगे। पहला उसका इनकम सोर्स है बायोमास फार्मिंग। चलिए कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। टोटल ग्राम पंचायत हमारे अगर पूरे भारत में देखा जाए तो 2,53,000 से भी ज्यादा है। ओके, और जो उपजाऊ जमीन है वो औसतन ग्राम पंचायत के लिए 557 इतनी, मतलब औसतन है, ये पूरा एक कैलकुलेशंस औसतन चीजों पे किया गया है। और हर गांव में जैसे रास्ते, घर के लिए वेस्टलैंड कम से कम 200 हेक्टेयर है। ठीक है, तो हमें उपजाऊ जमीन 500 हेक्टेयर तो कैसे भी मिल जाएंगे। तो इस 500 हेक्टेयर में अगर 30% लोग भी हमसे जुड़ते हैं तो हमारे पास कम से कम 100 हेक्टेयर जमीन तो हमें मिलेगी, जो हमें सुपर नेपियर ग्रास की फार्मिंग करने के लिए मिल जाएगी। इसमें 50 हेक्टेयर में हमें MEP, जो मैंने आपको बताया था, MCL इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन के लिए होगा। और बचा हुआ 100 या 300 हेक्टेयर में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जो ट्रेडिशनल तरीके से। इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग MCL आपको देगा। अब बायोमास जानते हैं कि बायोमास का पोटेंशियल क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। कंपनी किसानों के लिए, मतलब किसानों से 1,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से सुपर नेपियर जो घास है वो खरीदेगी। इसके लिए घास उगा के साइंटिफिक तरीके से MCL ने इसे मेजर करके देखा है। हमारे एक बहुत ही आदरणीय भीमराव कोंडुबेरी सर है, जिन्होंने जिला कृषि गुणवत्ता नियंत्रण यानी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है ये, और अधिकारी पद से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके बाद उन्होंने मंगलवेढ़ा तालुका के बेगमपुर में 40 एकड़ की भूमि में नेपियर घास की खेती की, और उन्होंने दिखाया कि खराब से खराब जमीन पर भी ये 800 टन पर एकड़ और भरपूर पानी और देखभाल के साथ अगर उगाया जाए तो 3200 टन पर एकड़ उगाया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सारी जांच करके उन्होंने एक दस्तावेज दिया है जिसमें लिखा है कि ये कम से कम 1700 टन पर एकड़ कहीं पे भी हो सकता है। किसी भी क्लाइमेटिक जोन में अगर इसके उत्पादन 500 टन से 200 टन भी हुए, बुरे से बुरे कंडीशन में भी, तो भी हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 200 टन नेपियर 1 एकड़ में अगर होता है तो 1 हेक्टेयर में इसे 500 टन हम उगा सकते हैं साल का। MCL शुरुआत में 10 हेक्टेयर जमीन सुपर नेपियर घास के कल्टीवेशन में शुरू करेगा। तो 10 हेक्टेयर में साल का हम 5,000 टन उगा सकते हैं, बराबर। इस 5,000 टन को अगर 1,000 रुपए से MCL खरीदता है तो 50 लाख रुपए हम साल को किसानों में दे सकते हैं गांव के, और इसका 10% यानी 5 लाख रुपए MVP कमा सकता है। पर सर ये सिर्फ 10 हेक्टेयर की हमने बात की है, अभी 100 हेक्टेयर तो बाकी है। जिस दिन 100 हेक्टेयर पर हम अपने पूरे पोटेंशियल पर उतरेंगे तब आप इसका हिसाब खुद ही कर सकते हैं। ओके, अब यूजेस क्या है बायोमास के। आप सोचेंगे कि बायोमास हम कहाँ यूज कर सकता है। बायोमास के उपयोग सर बहुत है, पर उसके मुख्य 3 उपयोग हम बता रहे हैं कि बायोमास से हम बायोफ्यूल बनाएंगे, MCL जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं बायोमास, और उसके MCL की वजह से ही हमें पता चला कि इसका बायोफ्यूल बन सकता है, बट बायो कोल भी बन सकता है, यानी कोयला।
तो कोयला आपको एक बहुत बड़ा व्यापार है अपने आप में, तो इसको भी हम करेंगे। और दूसरी, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस पशु आहार भी बना सकते हैं इसे। तो इन 3 तरीके से तो हम रोजगार उपलब्ध करेंगे ही। दूसरा हमारा होगा जैविक खेती। क्या होगा उसमें वो हम पता करते हैं। ओके, तो जो हम 100 से 300 हेक्टेयर में जैविक खेती के लिए प्लान कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्लेटफॉर्म पे हम इसे बेचेंगे ही। पर इसमें हम इससे बाहर से भी बहुत बड़ा नफा आएगा, पर हमें इसे वैल्यू एडिशन में प्रोडक्ट में बदल के फिर बेचेंगे। ओके, दूसरा हमारा इनकम सोर्स होगा एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बायो प्लास्टिक, बायो रबर, बायो पेंट, यहाँ तक कि देशों के कुछ महानुभाव गोबर से ईंटें और वैदिक सीमेंट भी बना रहे हैं। ये सारी चीजें हम इससे जुड़ेंगे। ओके, हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन का इसका एक अब बहुत बड़ा मार्केट है। रिजल्ट देने वाली औषधियाँ बना रहे हैं बहुत लोग और इसे बेच भी रहे हैं। हमको अपने गांव में गांव तक इसे पहुंचाना है। हम ऐसे ही नहीं पहुंचाएंगे, हम उसे ब्रांड बना के बेचेंगे। सेम बिजनेस है हर्बल सौंदर्य प्रसाधनों का। पौधे जैसे पौधे के अर्क और आवश्यक तेलों के से जो उत्पादन बनते हैं, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल है। ठीक है, और इसको भी हम ब्रांड बना के बेचेंगे, इसको भी हम ऐसे ही नहीं बेचेंगे। मिट्टी के गाय गोबर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पौधे के अर्क और खनिजों से प्राकृतिक चीजों से हर्बल पेंट बनता है। ये पेंट गैर विषैला होता है और कहीं हानिकारक धुआं नहीं छोड़ता। ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है और घरों और इमारतों के उपयोग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। तो हम इसे भी बिजनेस मॉडल में हमारे ये करेंगे, डालेंगे। जूट प्रोडक्शन, जूट एक प्राकृतिक फाइबर है और भारत जूट सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया फिर भी हम ये जूट के प्रोडक्शन में पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे अभी। तो इसकी बहुत मांग है बाहर, तो इसमें भी हम प्रोडक्शन करेंगे। बांस के उत्पादन अपने उपयोग के कारण भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इन उत्पादनों को टिकाऊ पर्यावरण के अनुकूल बांस के बने फर्नीचर, फर्श, कपड़ा, बर्तन, हस्तशिल्प, बहुत कुछ बन सकता है। ये भी हमारा इनकम पोटेंशियल है। ओके, ये तो सब ये सारे हमारे इनकम सोर्सेस तो है। इस इनकम पोटेंशियल तो बहुत है, बट इसको समझने और एक्शन में लाना है। दूसरा, एनिमल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसका एक अपना बहुत बड़ा मार्केट है। देसी गाय, जैसे जिसको हम भारत में गौ माता कहते हैं, भारत संस्कृति में बहुत महत्व रखती है और ये न केवल इसकी दूध के लिए बल्कि इसके मूत्र, गोबर और अन्य उत्पादों के लिए भी मूल्यवान है। माना जाता है कि इसमें औषधि और आध्यात्मिक गुण है। तो इसको हम बढ़ाएंगे। जिस तरह से दूध का हमने इकोनॉमी देखी है अभी, बकरियों की दूध और मांस की भी बहुत मांग है। ऑर्गेनिक, भारत में मधुमक्खी पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। शहद के अलावा मधुमक्खी पर्यावरण के संतुलन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया भर में रेशम उत्पादनों की बढ़ती मांग के कारण रेशम बाजार में महत्वपूर्ण संभावनाएं है। इसमें कुशल कार्यबल जो है हमें तैयार करना है और उनको बढ़िया आर्थिक अवसर प्रदान करना है। जैविक प्राकृतिक तरीके से उपयोग करके मांस, अंडे और मुर्गियां जैसे बतख, अन्य पक्षी पारंपरिक तरीके से जैविक कुक्कुट पालन किसानों के लिए बहुत लाभदायक साधन है। इसके अलावा भी एनिमल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है, हस्बेंडरी है, हम हर किसी के लिए सेफ पर्यावरण बना रहे हैं। तो इसमें भी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ऑर्गेनिक फिशरी, जैविक मत्स्य पालन, जैविक विधियों का उपयोग करके मछली की एक स्थायी और प्राकृतिक खेती हमें करनी है, जो हानिकारक रसायनों दवाइयों के उपयोग से नहीं, पर जैविक मत्स्य पालन एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और स्थायी स्रोत है इनकम का। सप्लाई ऑफ क्लीन फ्यूल, अच्छा ये तो सब हमने अभी बताया कि पोटेंशियल मार्केट क्या है, पर इसके बावजूद हमारा जो होम प्रोडक्ट है वो है क्लीन फ्यूल, उसे भी हमें घर घर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इसका सप्लाई हमें कुकिंग में, विलेजेस में, हर घर में और हर तरह के होटल्स में हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सिर्फ गाड़ियों में ही नहीं,
ओके, हर जगह जैसे हमने देखा कि इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीएनजी हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं एमसीएनजी। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो पेट्रोल और डीजल ये है, मतलब कारणीभूत है, इसको हमें देश से बाहर करना है और अपने देश के हर गांव में एमसीएनजी को बनाना भी है, प्रमोट करना है, इस्तेमाल करना है। और इसकी सप्लाई के लिए भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क लगेगा। तो इस सप्लाई चेन को भी हमें इससे रोजगार निर्माण होगा, तो इसको भी हमें बढ़ाना है। गाड़ी सीएनजी पे चलेगी तो गाड़ियों में सीएनजी के किट्स तो जरूर लगेंगे, तो इसकी एजेंसियों से भी एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स तैयार होगा। फूड प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई हर गांव में इसे हम बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ा सकते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम इसका वापर करेंगे। जैविक धान जब हम उगा ही रहे हैं तो क्यों ना उसे वैल्यू एडिशन करके गेहूं के बजाय हम आटा बेचें और इससे ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो ये भी हमें करना है। सप्लाई ऑफ एमसीएल इको प्रोडक्ट, इस सप्लाई के लिए भी हम बहुत अच्छे से इनकम सोर्स बना सकते हैं। वेरियस प्रोडक्ट, अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो मैंने अभी देख पा रहे हैं, इसका हर एक कोना पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद से बनाया है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करके हम घर का और कार्यस्थल का हवा की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। तो इसको हमें प्रमोट करना है। अच्छा, अब एग्जैक्टली कहाँ से शुरुआत करनी, कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, इसको जरा जानते हैं। पहला काम जो हमें करना है वो है अपने ग्राम पंचायत के अनुसार सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे गांव में है, जमीन, वनस्पति, मानव बल। अगर मानव बल में हमारे कोई सरकारी नौकरी करते हैं वहां पे, वो भी हमारे लिए मानव बल है, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम करेंगे। हर तरह से अपने गांव को फिर से हमें समझना है, तो हमें एक अच्छा असेसमेंट करना है और इस बात का भी आकलन करना है कि आर्थिक विकास हम यहाँ पे कैसे साधेंगे। उसके लिए अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल किस तरह से हम पैदा कर सकते हैं अपने गांव के लिए, ये आप समझ सकते हैं। कितना बिजनेस यहाँ पे हो सकता है। अगर आपके पास जमीन है तो आप उसकी गणना कीजिए, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कितना नेपियर ग्रास लग सकता है, कितना कुछ बिजनेस पोटेंशियल आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगा। हर बिजनेसमैन, कोई भी अगर बिजनेसमैन हो, काम करने से पहले जो अच्छा बिजनेस मैन होता है वो चुनौतियों के सबसे पहले हिसाब लगा के चलता है। तो अपने गांव में क्या चुनौतियां आएगी इसको अच्छे से आपको समझना है। अपना गांव के लिए एक रोड मैप तैयार करना है, मतलब ये सब कुछ आपको लिखना है, ये आपको सिर्फ दिमाग में नहीं बनाना है। इससे आज हम 6 महीने के बाद अपने गांव में क्या बदलाव चाहते हैं, साल भर में क्या बदलाव चाहते हैं और इवेंचुअली 10 साल के बाद हम अपना गांव कहाँ देखना चाहते हैं, ये इसका हमें एक अच्छे से रोड मैप बनाना है। और रोड मैप बनाने से मतलब है इसको पूरी तरह से ऑन पेपर लिखना है। आपके पास ये तैयार चाहिए। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगी, 10वीं का एग्जाम भी देने जाते हैं बच्चे, तो कितनी साल भर तैयारी करते हैं एक एग्जाम एक दिन के लिए, बराबर। तो हम तो अपना गांव बदलना चाहते हैं, हम वहाँ के लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा और क्लियर विजन चाहिए कि हम किस तरह से एक आधुनिक और एक आत्मनिर्भर गांव बनाए जो पर्यावरण के भी नजदीक हो। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल करना है, सर्व का विकास करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपनी के तालुका और शेयर होल्डर बनाना है। मात्र 110 रुपए देके किसान एमसीएल से जुड़ सकता है, इसकी पूरी तरह से प्रचार करना है। और इन सब को हम फिर से एकजुट करने के लिए काम आएगा सैटरडे सेशन, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सैटरडे सेशन में एमसीएल बिजनेस को रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एमसीएल के मुद्दे को ही उठाएं, हमारे गांव के लिए जो भी जरूरत है ये सारी चीजों को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि ये स्लाइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको आप उठा के उस पर चर्चा सत्र आयोजित कर सकते हैं। अच्छा, एमसीएल एमवीपी के लिए आज एमसीएल क्या सोचता है, क्या कर सकता है एमवीपी अपने लिए, एक अगर एमवीपी काबिल है तो उसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज है, इसके बारे में जानेंगे। पहली बात तो एमवीपी एक सारे जो स्टार्टअप है
एमसीएल ने उसके लिए अच्छे से प्लान करके रखा है, ये बिजनेस बहुत अच्छे से उनके लिए प्लान करके रखा है, तो उसका तो ज़रूर उनको फ़ायदा लेना चाहिए। हर एक तरह के स्टार्टअप मतलब जब वो स्टार्ट करेगा उसमें पहले तो एमवीपी प्रमोटर वो बनेगा। दूसरा, पर इसके अलावा एमसीएल एक ऐसी कंपनी है जो कहती है अगर आप में काबिलियत है तो एमसीएल की कंपनी के आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं या इस पोस्ट तक भी आप आ सकते हैं। आने वाले बहुत, ऐसा नहीं कि एमवीपी सिर्फ आपका जो स्टार्टअप है वही चलेगा, पर आने वाले बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आपके गांव में शुरू होंगे, तो अच्छा वहां पे आप एक अच्छा मुकाम और पद ले सकते हैं। एमसीएल अभी बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है और आने वाले समय में आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जोन और नेशनल हेड तक बन सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसा काम करके दिखाए कि कंपनी अपनी खुद आपको वाइस प्रेसिडेंट तक अपॉइंट करे, ये भी चांसेस है। अब सीईओ ये कोई छोटी पोस्ट नहीं होती। अगर आप में कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की बहुत बड़ी लालसा है, पर्यावरण के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो एक दिन आप इस मकाम को भी हासिल कर सकते हैं। ये सभी के लिए खुला है। तो इसके फाउंडर डॉक्टर श्याम घोलप सर हमेशा कहते हैं कि ये कंपनी लोगों की है, इस पर सबका अधिकार है। तो एमवीपी अगर चाहे तो ये सारे अपने सपने पूरे कर सकता है और वो जो भी सोचता है वो उसे वो पूरा कर सकता है। तो आइए एमवीपी और एमसीएल मिलके भारत के सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने प्रॉफिट में से 20% सीएसआर फंड तो गांव को हित में इस्तेमाल करेगी ही। हर गांव जमशेदपुर जैसा वेल प्लान्ड पर्यावरण से जुड़ा गांव बन सकता है और भारत को हमें फिर से सुपर पावर बनाना है। सेशन खत्म होने से पहले मैं कुछ सवाल भी लेती हूँ। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, पर इससे ख़त्म करने से जब मैं सेशन ख़त्म करूँगी, चैट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें सभी सवालों के जवाब दीजिए और वहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेटर दिया जाएगा और इसके आगे वो क्या करना है वो उसकी स्पष्ट जानकारी वो आपको देगा। एमसीएल से जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ये गांव में इंटरप्रेन्योर बनना है, एमवीपी बनना है, तो एमसीएल से अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको जॉइंट वेंचर फीस 1.5 लाख रुपए एमसीएल के अकाउंट में डालनी है, उससे पहले नहीं। अच्छा, ये कुछ सवाल जो मैं आपसे पूछ रही थी, मैं आपको बता रही थी। अभी फिलहाल आप ज्वाइन करते हो तो जॉइंट वेंचर की फीस के बदले एमसीएल आपको 1.5 लाख रुपए शेयर्स दे रहा है, पर ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, मतलब ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तब आपको शेयर्स का फायदा नहीं मिल सकेगा। तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आने के लिए डेफिनेटली अगर आप इससे पहले अगर बुक करते हैं तो आपको शेयर्स मिलेंगे और इसके सेबी के हिसाब से सभी प्रोसेस होंगे, तो ये तुरंत ही दूसरे दिन आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, इसके आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस आपको करना है। इसमें से इन सारे सवालों में से एक सवाल मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप अगर आज मैं 1.5 लाख रुपए भरता हूँ तो क्या मेरी मंथली इनकम शुरू हो जाएंगी, क्या मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा? तो आपको, अगर आपने पूरा सेशन समझा है तो ध्यान से अगर सुना है तो आप ये समझे होंगे कि ये लॉन्ग टर्म व्यापार है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का निर्माण हो रहा है, ऐसा बिजनेस जो भारत में पहला कभी किया नहीं गया। इसमें सरकारी परमिशन को लेके अलावा बहुत सारी लोकल बाधाएं आएंगी, 15,000 लोग जुड़ने में भी वक्त लगता है, तो फैक्ट्री बनने के बाद ही सारा रोजगार सृजन होगा। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि भारत में कुछ नया, कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके मन में जितनी भी शंकाएं, ज़्यादातर सभी शंकाओं का समाधान किया है। बाकी चीज़ें आपके कोऑर्डिनेटर आपको बताएंगे। आज जाते जाते मैं हमारे श्री श्याम घोलप सर का विचार देना चाहूँगी। एक समय था जब राजा का बेटा राजा बनता था, उसमें काबिलियत हो या ना हो। आज एमसीएल एक साम्राज्य बना रहा है, वो हर किसी के लिए खुला है। आज जो काबिल है वही राजा बनेगा। आज जो देश की सेवा का जज्बा रखता है, ऐसे ही लोगों के हाथ में आज बिजनेस की और हमारे इस गांव की या राज्य की, जिले की बागडोर होनी चाहिए। तो मैं सभी महानुभावों का
एमसीएल फैमिली का आप मतलब इस आप सभी का एमसीएम फैमिली में स्वागत करती हूँ। इस मंच को मैं वंदन करती हूँ। एमसीएल ने मुझे इसे मौका दिया, इस लायक समझा कि मैं ये सेशन करूँ। मैं सभी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मनीषा डोंगरे, तालुका वलसाड़, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।